लिबास लेकर गुसल खाने में दाखिल हो गया। एक बार फिर रोशनदान पर निगाह पड़ी। ऐसा था कि जब बंद था तो दीवार का एक हिस्सा मालूम होता था, इसीलिए पहले कभी नजरों में नहीं आया, मगर अब वो खुला हुआ था। उसका खुले होना भी इस बात की निशानदेही करता था कि सांप वाली बात ख्वाब हरगिज नहीं थी। हकीम अहमद ने नाश्ता लगा दिया। नाश्ते से फरागत हासिल करके मनोरमा के बारे में सोचा और दिल चाहा कि उसे देखूं। वक्त से अंदाज़ा हो रहा था कि मनोरमा नाश्ता कर चुकी होगी। दोनों तालों से गुजरकर उसके पास पहुंच गया। बेहद खूबसूरत लिबास में मलबूस निखरी निखरी सी बैठी थी। आंखों में वो गनूदगी भी नहीं थी जो अमूमन रहती। मुझे देखकर शौकी से बोली, आओ डॉक्टर, कैसे हो? शुक्रिया मनोरमा, बैठो, बातें करेंगे। तुम्हारा तरकेशी नहीं आया? वो जाता कहाँ है जो आएगा? वह मखमूर लहजे में बोली। क्या मतलब? वो तो रहता ही मेरे अंदर है। जब दिल चाहता है मेरे अंदर से निकल कर बाहर आ जाता है। करीब आओ, मुझे सूंघ कर देखो। उसकी खुशबू से बसी हुई हूँ। आओ सूंघो। नहीं, तुम ठीक कहती होगी, मैंने जल्दी से कहा और वो हंस पड़ी। फिर बोली, कोई इलाज नहीं कर रहे मेरा, मुफ्त का माल समेट रहे हो। चलो, तुम्हारा भी भला हो रहा है मेरी वजह से। वैसे भी मेरे पिताजी के पास बड़ी दौलत है। ये अल्फाज मुझे बहुत बुरे लगे। मुझे लगता है तुम्हारा इलाज करना ही पड़ेगा, लेकिन ये इलाज बहुत सख्त होगा तुम्हारे लिए। अपना इलाज मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, इसके अलावा और कोई इलाज है ही नहीं। मैं वहाँ रुका नहीं। रात से शदीद झुंझलाहट तारी थी। एक खतरनाक ख्याल दिल में आया। मैंने सोचा कि मुखिया सिंह से कुछ चीज़ों की फरमाइश करूं और उनकी मदद से पहले मनोरमा के खून का तज्जिया करूं और फिर उसका पूरा खून ही बदल डालूं। ऐसा इलाज होगा कि मज़ा आ जाएगा इसे। बहुत कम गुस्सा आता था मुझे, लेकिन ना जाने क्यों रात से बिल्कुल कैफियत बदल गई थी। साफ सुथरा होकर मुखिया सिंह के पास पहुंच गया। बेडरूम में था और बिस्तर पर बैठा हुआ था। उसकी बीवी उसका सर दबा रही थी। मुझे देखकर बोला, बुखार आ गया है डॉक्टर कामरान, सर में दर्द है। तुमने तो अभी तक शादी नहीं की, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं कि पत्नी के नरम हाथ जब सर दबाती है तो मनुष्य खुद को स्वर्ग में महसूस करता है। आओ बैठो। कोई दवा लिया आपने? हाँ, मामूली से बुखार की दवा है। हिस्सेपुर में एक सरकारी डिस्पेंसरी तो है, लेकिन अच्छे मेडिकल स्टोर नहीं है। मैं अपनी सारी दवाएं दिल्ली से मंगवा लेता हूँ और उनका स्टॉक रखता हूँ। ये देखें, अभी नाश्ते के बाद खुराक ली है। उसने एक तरफ इशारा किया। मैंने दवा की शीशी उठाकर देखी, फिर कहा, दवा बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसकी एक्सपायरी डेट देखते रहा करें। इसका मैं पूरा ख्याल रखता हूँ। एक बात करना चाहता हूँ आपसे। ज़रूर, बोलो। मैं हुकूमत हिंदुस्तान का एक मफरूर मुजरिम ज़रूर हूँ, लेकिन ज़िंदगी बचाने के लिए नहीं छुपता फिर रहा। हिस्सेपुर से निकल गया था, लेकिन सिर्फ पतीम को सांगी के हवाले करके एक माँ की दवा लेने आया था, क्योंकि पाकिस्तान में मेरी माँ मेरा इंतज़ार करती होगी। आपने मुखलिसाना मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मैं अब भी कहता हूँ कि मैं अपनी गिरफ्तारी से ज़रा भर भी नहीं डरता। डॉक्टर कामरान, किसी ने कुछ कहा है, लेकिन किसने? नहीं, दिल में ख्याल आता है कि मैं यहाँ काफ़ी वक्त सरफ कर रहा हूँ। मैंने मनोरमा के अल्फाज नहीं बताए। तुम मेरे नहीं दुल्हा बाबा के मेहमान हो। उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा है। क्यों ऐसा सोच रहे हो? मुझे कुछ चीज़ें दरकार हैं जो मैं मनोरमा के इलाज के लिए मंगवाना चाहता हूँ। मुझे उनकी फहरिस्त बनाकर दे दो, दिल्ली से मंगवा दूंगा। आप कामरान जी को क्यों नहीं बताते? मुखिया सिंह की बीवी ने कहा और मैं चौंक कर उन्हें देखने लगा। कोई खास बात है? बस दिल गम में डूबा हुआ है। उल्टे सीधे सपने आते रहते हैं। एक सपना देखा है और मन बेकुल हो गया है। मैंने देखा मैं एक चिता को आग लगा रहा हूँ और मेरी पत्नी मेरे पास खड़ी रो रही है। ये कहते हुए मुखिया सिंह की आवाज़ भर्रा गई। मुझसे कोई बात नहीं बन पड़ी। कुछ देर खामोशी रही, फिर मुखिया सिंह खुद को संभाल कर बोला, इन चीज़ों की फहरिस्त मुझे दे दो, मैं कल आदमी दिल्ली रवाना कर दूंगा। जी ठीक है, मैंने कहा। फिर उनके पास से उठाया। मैंने मुखिया सिंह को ज़रूरी चीज़ों की फहरिस्त बनाकर दे दी और उसने वादा किया कि आज ही दिल्ली में मौजूद अपने एक ख़ास आदमी को यह फहरिस्त पहुंचा देगा। वो पढ़ा लिखा आदमी है। तमाम चीज़ें मुनासिब जगहों से खरीद कर ले आएगा। अब मुझे सिर्फ इंतज़ार करना था। मनोरमा ने जो अल्फाज कहे थे उन्होंने दिल ख़राब कर दिया। चुनाचे उसके पास दोबारा नहीं गया। यहाँ से उकता कर नसीबुल्ला के पास चला जाता था। 2 दफ़ा बिल्कुल इत्तफाकिया तौर पर अमृता नजर आई। मुझे देखकर पागलों की तरह दौड़ लगा देती। आंखों पर हाथ या दुपट्टा रख लेती। उसे इस हाल में देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते। चौथे दिन एक शख्स वह तमाम चीज़ें लेकर आ गया। ये तमाम चीज़ें मुखिया सिंह ने वसूल की थीं। मुझे उस शख्स के सामने नहीं किया गया। बाद में मैंने उनका जायज़ा लिया। सब ठीक और मेरी ज़रूरत के लिए काफ़ी थी। मैंने एक कमरा अपनी लेबॉर्ट्री के लिए मुंतखब किया और तमाम ज़रूरतें मुकम्मल कर लीं। फिर मैंने मुखिया सिंह से कहा, अब आप मनोरमा जी से पूछ लें कि क्या वो मुझसे अपना इलाज कराना पसंद करेंगी। अगर वो इनकार कर दे तो उन्हें बेहोश करके काम किया जाएगा। मुखिया सिंह ने मुझे रिपोर्ट दी। वो नाराज़ हो गई। कहती है कि वो हमें अपनी बीमारी का हल बता रही है। हम फजूल कोशिशों में मसरूफ़ हैं
और हल वही बेहुदा है। आप उसकी ज़िंदगी चाहते हैं मुखिया जी? हाँ, और क्या चाहूँगा। पूरी बस्ती को यही इल्म है कि वो लंदन में मर चुकी है। हाँ, जब वो ठीक हो जाएगी तो आप किसी और मुल्क भिजवा देंगे। यही करना होगा, गोया वो आपसे दूर हो जाएगी। तुम क्या कहना चाहते हो? कुछ खदशात हैं मेरे जहन में। क्या? मुझे बताओ। मैंने उसका मुआयना किया है, उसका सारा अंदरूनी निज़ाम शानदार है, उसे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसके खून में कुछ नामालूम तब्दीलियां हैं, ऐसी तब्दीलियां जिनका मेडिकल साइंस में कोई निशान नहीं मिलता। मुझे उन रोशन जरासीम पर शुबा है और मैं उस पर काम करना चाहता हूँ। अच्छा, फिर मुझे उसका सारा खून बदलना होगा। मुझे यकीन है कि उसकी कैफियत बदल जाएगी। फसाद की जड़ यही रोशन जरासीम है। ये अगर उसके जिस्म से खारिज हो जाएं तो वो मोतदिल हो सकती है, लेकिन। हाँ बोलो, लेकिन क्या? मुमकिन है इसके बाद वो सब कुछ भूल जाए। ये भूल जाए कि वो कौन है, आप कौन हैं। मैंने कहा, हमें भूल जाए। उसने सरसराती आवाज़ में कहा, हाँ, इम्कान है। इस तरह वो अपने उस रिवायती महबूब को भी भूल जाएगी। ये तो ठीक नहीं होगा कि वो हमें भूल जाए। फिर हमारे पास क्या रह जाएगा? वो गामालूद लहजे में बोला। हाँ, ये मुश्किल तो है, फिर क्या करें? ये फैसला आपको करना है। इजाज़त दो तो मैं यशोदा से बात कर लूँ। मेरा मतलब है अपनी पत्नी से। ज़रूर। तुमने मेडिकल के यह सामान इसीलिए मंगाया है? 100%। अच्छा, वह मायूसी के अंदाज में बोला। मैं कुछ और समझा था। क्या? दुल्हा बाबा ने मुझे तुम्हारी तरफ इशारा किया था। मेरा ख्याल था कि वो तुम्हारे ज़रिए कोई चमत्कार दिखाएंगे, लेकिन उन्होंने भी छोड़ दिया। मैं अभी तुमसे मिलता हूँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। दिल में कोई एहसास नहीं था। बस ये सोच रहा था कि अगर वो इस पर तैयार ना हुआ तो खामोशी से आज ही रात हिस्सेपुर छोड़ दूंगा। आगे क्या करूंगा, ये फैसला वक्त करेगा, क्योंकि फैसले वक्त ही करता है, वक्त ही तकदीर है। मुखिया सिंह ने वापस आने में ज़्यादा वक्त नहीं लिया, लेकिन अब उसके चेहरे पर खुशी थी। मैंने हैरत से उसे देखा तो वो चहकते लहजे में बोला, हमने जो तरकीब सोची है सुनोगे तो दंग रह जाओगे। मुझे यकीन है कि आपने कोई बेहतरीन बात सोची होगी। सुनो, तुम इसका खून तब्दील करोगे, वो जिंदा तो रहेगी इंशाल्लाह। मैंने कहा। वह मुस्कुरा दिया, फिर बोला, मुझे इस लफ्ज़ के मायने मालूम है। खैर, तो तुम उसका खून बदलोगे और वो अपना माजी भूल जाएगी। भूल जाए। हम उसे खुफिया तौर पर दोबारा इंग्लैंड ले जाएंगे। वहाँ प्लास्टिक सर्जरी करके उसका चेहरा बदलवा लेंगे। मैं जानता हूँ वहाँ सर्जरी इतनी एडवांस है। फिर हम उसे खुल्लम खुल्ला वापस ले आएंगे। मैं लोगों को बताऊंगा कि ये मेरे ऐसे दोस्त की बेटी है जो इंग्लैंड में रहता था और उसका इंतकाल हो गया। माँ पहले ही नहीं थी। चुनाचे इस बेसहारा लड़की को मैं अपने साथ ले आया। उससे यही बावर कराया जाएगा कि वो मेरे दोस्त की बेटी है। मुखिया सिंह मुस्कुराते मुस्कुराते रो पड़ा। कम अज़ कम वो जिंदा रहेगी, हमारे पास रहेगी। हम उसे देख तो सकेंगे। हमें तो मालूम होगा कि वो हमारी मनोरमा है। मैं जानता था कि मनोरमा टेस्ट के लिए अपने खून का नमूना कभी नहीं देगी। इसके लिए उसे बेहोश करना ज़रूरी था, लेकिन इंजेक्शन के ज़रिए बेहोश करने में खून डिस्टर्ब हो सकता था। इसलिए मैंने दूसरा इंतज़ाम किया और ज़रूरत की चीज़ें मंगवा ली थीं। उसे उस वक्त बेहोश किया गया जब उसे दोपहर का खाना पहुंचाया गया। एक हल्की सी गैस उसके नथनों में पहुंचाई गई और वो चकरा गई। मैं मुखिया सिंह और उसकी बीवी के पीछे था। जैसे ही वो चकराई, मैं फुर्ती से अंदर दाखिल हुआ और मैंने उसकी वेन से ब्लड ले लिया। ये बेहोशी सिर्फ चंद मिनट की थी। उसने 2 मिनट के बाद ही गर्दन झटकी और आंखें फाड़कर बोली, अरे मुझे क्या हो गया था? क्यों, क्या हुआ? चक्कर सा आ गया था। भूख लगी होगी, चलो खाना खाओ, मुखिया सिंह की बीवी ने कहा और उसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगी। मेरा काम हो गया था। जो जगह मैंने लेबॉर्ट्री के तौर पर बनाई थी वहाँ मैंने सारे इंतजामात किए। चुनाचे दरवाज़ा बंद करके मैं अपने काम में मसरूफ़ हो गया। बहुत दिन के बाद ऐसा काम कर रहा था। अजीब सा लग रहा था। तवील अरसे से मावरई कुव्वतों के ज़ेरे असर काम कर रहा था। जो सोचा वो हो गया। इस अनोखे खून का तजिया करना बहुत दिलचस्प लग रहा था। वो चमकदार जरसूमे बेहद हैरतनाक थे। लंदन की लेबॉर्ट्रीज़ की रिपोर्टें भी मद्देनिगाह थी और मेरा तजिया उनसे मुख्तलिफ नहीं था। ये जहरीले जरासीम दिमाग को कोई भी ख्याल दे सकते थे और इंसान किसी भी एहसास के ज़ेरे असर आ सकता था। बस ये अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था कि ये बैरूनी असरात हैं या कोई कुदरती चीज़, लेकिन यह अंदाज़ा हो गया था कि इन जरसूमों का खून से इखराज कर दिया जाए तो जहनी कैफियत बदल सकती है। गोया ऑपरेशन किया जा सकता था। उस रात एक अजब सी बेकुली दिल पर तारी थी। सोने की हर कोशिश नाकाम हो गई तो अपनी जगह से उठ गया। बस किसी कुदरती इशारे के तहत खिड़की पर पहुंचा। बाहर देखा तो एक इंसानी जिस्म नजर आया। अजीब से चुस्त लिबास में मलबूस था। चेहरा काले नकाब में छुपा हुआ था। एकदम बदन पर कपकपी सी तारी हो गई। काले नकाब वाला। कानों में सरगोशी सी उभरी। वो उस कमरे के अकब में पहुंच गया जिसमें मनोरमा थी और फिर अचानक मेरी नज़रों से ओझल हो गया। मेरी समझ में नहीं आया कि वो एकदम कहाँ गायब हो गया। देर तक आंखें फाड़ता रहा लेकिन वो नज़र नहीं आया। अब क्या करूं? मैंने परेशानी से सोचा। उसके कमरे के अंदर जाऊं, मगर यह बेकार होगा।
फिर अचानक मुझे एक तरकीब सूझ गई। मैंने तेजी से ज़रूरी तैयारियां की और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। मैंने उस रोशनदान पर नज़र डाली जो वॉश बेसन के ऊपर था। यह वही रोशनदान था जिससे मुझ पर हमला करने वाला सांप बाहर निकला था। वो खुला हुआ था। मैंने उसका जायज़ा लिया तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि इस रोशनदान से मेरा जिस्म बआसानी दूसरी तरफ निकल सकता है। बिल्कुल ऐसा ही रोशनदान मनोरमा के उस कटहरे के अंदर था जिससे मनोरमा रस्सी के जरिए दूसरी तरफ उतर जाती थी। मैंने वॉश बेसन की मजबूती का अंदाज़ा लगाया और फिर अपने बदन को तोलकर बेसन पर चढ़ गया। वहां से हाथ ऊपर बढ़ाए वो बआसानी रोशनदान तक पहुंच गए। मैं हाथ मजबूती से जमा कर रोशनदान में दाखिल हो गया। दूसरी तरफ झांक कर देखा तो किसी कदर परेशान हुआ क्योंकि ज़मीन खासी नीचे थी। मैंने परवाह न की और नीचे कूद गया। चोट लगी लेकिन ऐसी भी नहीं कि पाँव पकड़कर बैठ जाता। मैंने पुलों की तरफ दौड़ लगा दी। रास्ता वही इख्तियार किया जहां से मनोरमा को जाते देखा था। कुछ ही लम्हों में मैं फूलों के कुंज में जा घुसा और अहाते की दीवार के पास पहुंच गया। यहाँ से मुझे दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ कूदना था क्योंकि मैं जानता था कि वो काले नकाब वाला ज़रूर बाहर आएगा। मैं उसका पीछा करके उसका ठिकाना मालूम करना चाहता था। हिम्मत करके दूसरी तरफ कूद गया। अब मुझे किसी ऐसे ठिकाने की तलाश थी जहाँ खुद को पोशीदा करके उसकी वापसी का इंतज़ार करूँ। तकदीर ने यह मुश्किल भी हल कर दी। एक बिल्कुल नाकारा और टूटे हुए ट्रक का ढांचा कुछ फासले पर पड़ा हुआ था। बेहतरीन जगह थी। मैं उसकी तरफ दौड़ गया। अब मैं आसानी से खुद को पोशीदा रखकर उसका इंतज़ार कर सकता था। मेरी नज़रें उधर जमी हुई थीं और मैं एक सब्र आजमा इंतज़ार के लिए तैयार था। मैं जानता था कि वह मनोरमा का महबूब है, उससे मिलने आया है। काफ़ी देर यहाँ रुकेगा, मुमकिन है सुबह तक। लेकिन उस वक्त हैरत हुई जब कोई 25 मिनट के बाद ही वो उसी दीवार से नीचे कूदा और वहीं खड़ा हो गया। दूसरे लम्हे एक और वजूद दीवार से कूदा जिससे उसने सहारा दिया था। ये मनोरमा थी। उसने नीचे उतरकर जूते पहने और फिर नकाब वाले ने, जो बहुत चाको चौबंद और वर्जिशी बदन का मालिक नजर आ रहा था, मनोरमा का हाथ पकड़ा और वो दोनों आगे बढ़ गए। मैं खुद को संभाल कर उन दोनों के पीछे चल पड़ा। मनोरमा बार बार लड़खड़ा रही थी लेकिन उसका साथी उसे मजबूती से संभाले हुए था। मैं खुद को छुपाता हुआ कामयाबी से उनका पीछा कर रहा था लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बस्ती पीछे रह गई और उसके आखिरी घर की रोशनी भी निगाहों से ओझल हो गई। मैं चलते चलते थक गया। फिर एक मध्यम सा शोर कानों में उभरा। ये पानी का शोर था लेकिन इसके साथ ही एक और अजीब सा शोर सुनाई दिया। 100% ये इंसानी आवाज़ें थीं। फिर कुछ और इंकशाफ हुआ। बहुत दूर आसमान पर पीली सी रोशनी नजर आ रही थी। कुछ समझ में नहीं आया लेकिन उस वक्त बुरी तरह चौंक पड़ा जब अचानक वो दोनों निगाहों से गायब हो गए। यूं लगा जैसे वो ज़मीन की गहराइयों में चले गए हों। मैंने तेजी से दौड़ लगाई और उस जगह पहुंच गया जहां वो दोनों गुम हुए थे। सूरत हाल लम्हों में वाज़ेह हो गई। यहाँ ढलान थी जिसके इख्तिताम पर एक पुरशोर नदी बह रही थी। पानी का शोर उस नदी के बहने का था लेकिन दूसरे शोर और रोशनियों का राज भी मिल गया। नदी के किनारे थोड़े फासले पर झोंपड़ियों का एक शहर आबाद था। बेशुमार झोंपड़े चारों तरफ बिखरे हुए थे। उनके दरमियान इंसान चलते फिरते नजर आ रहे थे। ये कौन है और रात के इस वक्त ये चहल पहल क्यों है? बज़ाहिर कोई खाना बदोश कबीला मालूम होता था जो तवील अरसे से यहाँ आबाद होगा। उनके झोंपड़े यही बताते थे। ओह, तो क्या मनोरमा का महबूब इस कबीले का कोई फ़र्द है? उसका यहाँ आना तो यही जाहिर करता था। और फिर यह नदी, इसी के बारे में अमृता के मामा ने बताया था कि इसमें हर साल बाढ़ आती है और इंसानों की भीड़ लेती है। तो क्या ये खाना बदोश यहाँ मुस्तकिल आबाद हैं? मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा लेकिन मनोरमा और उसका महबूब कहीं नहीं नजर आए। चंद लम्हे सोचने के बाद मैं ढलान से नीचे उतरने लगा। नीचे पहुंचकर मैं नदी के साथ साथ उन झोंपड़ों की तरफ बढ़ने लगा। मुझे इस चहल पहल पर हैरत थी। वो रोशनी उन झोंपड़ों की दूसरी तरफ से आ रही थी। ज़्यादातर लोग उसी तरफ जा रहे थे। आखिरकार मैं झोंपड़ी के पास पहुंच गया लेकिन अभी चंद कदम ही चला था कि दो लंबे चौड़े खाना बदोश किसी तरफ से निकलकर सामने आ गए। उनके हाथों में नोकदार भाले थे, चेहरे बड़े खौफनाक। उन दोनों ने मेरे सामने आकर दोनों हाथ जोड़ दिए। जय राम जी की महाराज। मैंने जवाब में दोनों हाथ जोड़े लेकिन मुंह से कुछ ना कहा। तब उनमें से दूसरा बोला, पहरेदार हैं हम। आप कौन हैं और कहाँ जा रही हैं? तुम्हारी बस्ती में मेहमान हूँ, डॉक्टर हूँ। ओह, इमाम जी के मेहमान, उसने कहा और मैं दंग रह गया। अरे, तुम्हें मालूम है? उन्हीं के बीच रहते हैं महाराज। और फिर इमाम को तो सभी माने हैं, सबके सच्चे साथी, सबके काम आने वाले। पर महाराज, आप इधर कैसे निकल आए? बस दिल चाहा। आज मौसम बहुत अच्छा है। आज नाग पंचमी है महाराज, हमारा त्यौहार। आज हम नाग देवता की पूजा करते हैं। आज कोई बाहर वाला इधर नहीं आता। हम पहरा देते हैं और किसी बाहर से आने वाले को अंदर नहीं आने देते।
अच्छा ठीक है, मुआफ़ी चाहता हूँ, मुझे पता नहीं था। मैं वापसी के लिए मुड़ा। उनमें से एक ने कहा, रुकें बाबूजी। मैं रुक गया तो उसने दूसरे से कहा, स्वामी से पूछ लो, इमाम जी के मेहमान हैं और तुम्हें मालूम है स्वामी इमाम जी को देवता समान मानते हैं। तुम ठहरो, मैं पूछ के आता हूँ, दूसरे ने कहा और तेज तेज कदमों से एक तरफ चल पड़ा। इसके बाद खामोशी तारी रही। अलबत्ता मेरी नज़रें अब भी मनोरमा और उसके महबूब की तलाश में भटक रही थीं, लेकिन वो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। मैंने पहरेदारों से उनके बारे में पूछना मुनासिब न समझा। थोड़ी देर के बाद पहरेदार वापस आ गया और उसने अदब से कहा, आइए महाराज, स्वामी ने आपको बुलाया है। मैं उसके साथ चल पड़ा। झोंपड़े बेतरतीब बने हुए थे। इनमें से ज़्यादातर के सामने अहाते थे जिनमें जानवर बंधे हुए थे, भेड़ें, बकरियां, बतखें, मुर्गियां वगैरह। आखिरकार झोंपड़ियों का सिलसिला ख़त्म हुआ और एक बड़ा सा अहाता नजर आया जो खास किस्म की कद्दे आदम खास से घिरा हुआ था। अजीमुशान अहाते में तवील और रीज़ दायरा बनाए लातादाद इंसान बैठे हुए थे। फटे पुराने मैले कुचैले लिबास में मलबूस मर्द, औरतें, बच्चे। ऊंचे ऊंचे बांस बंधे हुए थे जिन पर मशालें रोशन थीं और दूर से मुझे जो रोशनी नजर आई थी वो उन्हीं मशालों से हो रही थी। एक तरफ एक चौकी बिछी हुई थी जिस पर एक कवि हैकल शख्स बैठा हुआ था। ये खासी माकूल शक्ल का था, क्लीन शेव था और आंखों पर चश्मा लगाए हुए था। मुझे उसके पास ले जाया गया तो वो तख्त से नीचे उतर आया, झुककर दोनों हाथ जोड़े, फिर तख्त की तरफ इशारा करके बोला, पिधारिये महाराज। आप स्वामी हैं? मैंने पूछा। दास हूँ आपका, आइए, उसने कहा और मैं तख्त पर बैठ गया। उस वक्त वहां मौजूद जमे गफीर मुझे ही देख रहा था। स्वामी मेरे पास बैठ गया और बोला, आज नागपंचमी का त्यौहार है। हम रात को चांद निकले नाग पूजा करते हैं। मैं मुआफ़ी चाहता हूँ, मुझे मालूम नहीं था, वरना इधर का रुख करके आपको परेशान न करता। कोई बात नहीं, मेहमान भगवान स्वरूप होते हैं। बस पहरा इसलिए लगाया है हमने कि बस्ती के बिगड़े हुए लड़के दारू पीकर हुल्लड़ मचाने आ जाते हैं। हमारा खास त्यौहार होता है और कोई सपेरा दारू नहीं पीता। आप सपेरे हैं? हाँ, हम हाबोड़े हैं, सांपों का काम करते हैं, लेकिन वो नहीं जो दूसरे सपेरे करते हैं। क्या मतलब? मैंने दिलचस्पी से पूछा। हम नाग पकड़कर खेल तमाशे नहीं दिखाते, बल्कि उनके जहर का कारोबार करते हैं। अच्छा, वो कैसे? बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्रियों को दवाएं और दूसरी चीज़ें बनाने के लिए सांपों के जहर की ज़रूरत होती है। हम उन्हें सांपों का जहर सप्लाई करते हैं। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है। कब से तुम ये काम कर रहे हो स्वामी? अब तो कोई 20 साल हो गए। क्या मतलब, तुम्हारे बुजुर्ग ये काम नहीं करते थे? नहीं, उस वक्त ये काम नहीं होता था। अपने कबीले में यह काम मैंने शुरू किया। मुझे बीन बजाकर सांप दिखाना पसंद नहीं था। इसकी वजह यह थी कि मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया। हाँ, दूसरा सवाल मैं तुमसे यही करना चाहता था, तुम पढ़े लिखे मालूम होते हो। बीए किया है मैंने। वैसे मेरी पुश्तों में किसी ने स्कूल का मुंह नहीं देखा। मैंने यह अनोखा काम किया। दूसरा काम मैंने ये किया कि इस तरह जहर बेचना शुरू किया। हम लोग सांप पकड़ते हैं, उनका जहर निकाल कर उन्हें छोड़ देते हैं। बस यही हमारी रोजी है। इससे तुम्हारी पूरी आबादी का गुजारा हो जाता है, जबकि काफ़ी बड़ा कबीला है तुम्हारा। ये सब हमारे कबीले के लोग नहीं हैं। हैं? ये फिर आज हमारा त्यौहार है। बहुत से सपेरों के कबीले नागपंचमी मनाने हमारे कबीले में आ जाते हैं, क्योंकि हाँ, बताओ यहाँ क्यों आ जाते हैं? क्योंकि शीशनाग हमारे कबीले में है, नागों का सरदार शीशनाग, और वो भी इच्छाधारी। अभी स्वामी ने इतना ही कहा था कि एकदम बैठे हुए लोग खड़े हो गए। आसमान पर चांद उभर रहा था। स्वामी ने कहा, आप आराम से यहाँ बैठकर हमारी पूजा पाठ देखो, हमें खुशी होगी। मैं पूजा में शरीक हूँगा। अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी हुई है तो मैं चलता हूँ। मेरी खुशी होगी अगर तुम हमारा त्यौहार देखो, उसने कहा और तेजी से आगे बढ़ गया। मुझे भी ये सब अनोखा और खुशगवार लग रहा था। मैं यहाँ रुककर देखना चाहता था, चुनाचे मैं खुशी से रुक गया। सपेरे इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे। चांद रोशन होता जा रहा था। इस तमाम हंगामाराई के दौरान मेरी आंखें मुसलसल उन दोनों को तलाश कर रही थी, लेकिन अभी तक वो मुझे नहीं नजर आए। अलबत्ता मुझे ये अंदाज़ा ज़रूर हो गया था कि मनोरमा का महबूब कोई नौजवान सपेरा है, और उस वक्त भी वो मनोरमा यानी अपनी महबूबा को अपने त्यौहार में शिरकत के लिए लाया है। मगर वो दोनों कहाँ हैं, नज़र ही नहीं आ रहे। सपेरे भाग दौड़ करते रहे। फिर उनके अंदर तंजीम पैदा होने लगी। वो कितारें बनाने लगे। उनके साथ औरतें भी थीं, बच्चे भी थे। कितारें एक ख़ास तरतीब से बनाई जा रही थीं, जिनसे फौरी अंदाज़ा हो गया कि हर कबीले के लोग अलग अलग कितारें बना रहे हैं। सबसे आगे नौजवान लड़कियां थीं जो फूलों के लिबास पहने हुए थीं और खूब सजी हुई थीं। उनके सामने फूलों के अंबार लगे हुए थे, जिनकी खुशबू से सारा माहौल मुअत्तर हो रहा था। अब चांद पूरा निकल आया था और फिज़ा खूब मुनव्वर हो गई। बेशुमार अफराद थे, लेकिन गहरी खामोशी छा गई। इसके बाद सामने के हिस्से में कुछ हलचल सी हुई।
फिर फूलों की बेलों के पीछे से कुछ लोग नमूदार हुए। उन्होंने अपने कंधों पर एक तख्त उठाया हुआ था जो बेहद सजा हुआ था। उस तख्त पर एक कांसी का मुजस्मा रखा हुआ था जो सांप का हैबतनाक मुजस्मा था। तख्त एक जगह रख दिया गया। हैबतनाक मुजस्मे की आंखों की जगह 2 सुलगते हुए याकूत लगे हुए थे जिनसे शुआएं खारिज हो रही थीं। कांसी का मुजस्मा कोई 10 फुट के लगभग ऊंचा था और एक निगाह देखने से जिंदा सा लगता। फिर उसमें सचमुच जिंदगी बेदार हो गई। तख्त पर बाएं तरफ एक काला नाग ऊपर चढ़ रहा था। सांप बेहद लंबा था। उसका काला लचकीला बदन कांसी के मुजस्मे के पैरों में ढेर होता जा रहा था। फिर उसने फन उठा लिया और मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। मैंने आंखें फाड़कर उस खौफनाक सांप को देखा। उसके फन के दरमियान 2 सफ़ेद धारियां मौजूद थीं। इस सांप को मैं कभी नहीं भूल सकता। इसने मुझे जगह जगह काटा था। मैं बच गया था, लेकिन इसने मुझे ख़त्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये वही सांप था जिसने मुखिया सिंह की हवेली में मुझ पर हमला किया। मैं उसे देखता रहा। फिर कुछ सपेरे आगे बढ़े और सांप के मुजस्मे के सामने सजदे में गिर पड़े। वो कुछ बोलते जा रहे थे। वो उठे तो आने वालों ने मुजस्मे के पैरों में फूल चढ़ाने शुरू कर दिए। ये रस्में आखिरकार ख़त्म हो गईं और लोग अपनी जगह बैठ गए। मेरा दुश्मन सांप फान डालकर वापस उसी जगह से नीचे उतर गया। कुछ देर खामोशी रही। फिर लड़कियां खड़ी हो गईं। बड़े बड़े चिंग लाए गए, उन पर थाप पड़ी और लड़कियां रक्स करने लगीं। रक्सों मौसीकी अरूज पर पहुंच गई। मान मेरी नज़र एक तरफ उठ गई और मेरा ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का नीचे रह गया। पत्थर की एक चट्टान पर मनोरमा एक नौजवान के साथ बैठी थी और ये नौजवान मर्दाना हुस्न का बेमिसाल नमूना था। ऐसा हसीन, इतना पुरकशिश कि जो देखे देखता रह जाए। दोनों पास पास बैठे हुए थे। दोनों के चेहरों पर मोहब्बत के आसार थे। वो बड़ी दिलचस्पी से रक्स व मौसीकी देख रहे थे। मेरा सर चकरा कर रह गया। बहुत देर तक बैठा रहा। फिर इस माहौल से उकता गया और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। लेकिन उसी वक्त स्वामी किसी तरफ से निकलकर मेरे पास आ गया। मुआफ़ी चाहता हूँ डॉक्टर जी, बस आज वो। नहीं स्वामी जी, मुझे अंदाज़ा है आपकी मसरूफियत का। एक इजाज़त आपसे ज़रूर चाहता हूँ, हुक्म दें। आपसे दोबारा मिलना चाहता हूँ। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप। मैं हमेशा आपके स्वागत के लिए तैयार रहूँगा। कल तो आप थके हुए होंगे, परसों दिन में आपके पास आऊँगा। मैं इंतज़ार करूँगा, स्वामी ने कहा। और फिर वो मुझे अपने इलाके की आखिरी सरहद तक छोड़ने आया। नदी के किनारे एक तवील सफ़र तय करना था। पूरे वजूद पर थकन सवार थी, लेकिन चलता रहा। फिर अचानक दुल्हा बाबा का ख्याल आ गया और मैंने रुख बदल लिया। हिस्सेपुर के रास्ते अब मेरे लिए अजनबी नहीं थे। फासला काफ़ी था, लेकिन आखिरकार मज़ार पर पहुंच गया। फिर एक जगह मुंतकिब की और एक दरख्त के नीचे लेटकर सो गया। दिमाग फोड़े की तरह दुख रहा था। नींद ने आगोश में लेकर एहसान किया। जागा तो खूब धूप निकल आई थी, लेकिन खुद नहीं जागा था। नसीबुल्लाह का चेहरा सामने नजर आया। उन्होंने मुझे जगाया। मुआफ़ी चाहता हूँ, आप पूरी तरह धूप की लपेट में थे, इसलिए जगाने पर मजबूर हो गया। 12:30 बज चुके हैं। अरे, मैं घबरा कर उठ गया। नसीबुल्लाह से कुछ फासले पर बग्गी खड़ी थी, जिसके करीब मुखिया सिंह नजर आ रहा था। ओह, मेरे सिलसिले में तो खासी हंगामा आराई हो गई। आइए, मैं आगे बढ़कर बोला और बग्गी के करीब पहुंच गया। आप ठीक हैं डॉक्टर साहब? मुखिया सिंह ने कहा। हाँ, बिल्कुल ठीक। मैं बहुत परेशान हो गया था। मैं और मेरी पत्नी जब मनोरमा के लिए नाश्ता लेकर पहुंचे तो आपके कमरे का दरवाज़ा बंद था, जबकि आप आमतौर से सुबह जाग जाती हैं। पता चला कि आपने नाश्ता भी नहीं किया। दरवाज़ा खूब बजाया गया, ना खुला तो बड़ी परेशानी हो गई। बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खुलवाया तो आप अंदर मौजूद नहीं थे। पूरी हवेली में आपको तलाश किया, लेकिन कोई पता नहीं चला। तो मैं बुरी तरह घबरा गया। बग्गी लेकर आपको तलाश करने चल पड़ा। फिर मस्जिद से नसीबुल्लाह को साथ लिया और कई जगह घूमकर आखिर उनके मशवरे से यहाँ आ गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बस यहाँ आना था, मुझसे और कोई जवाब न बन पड़ा। मुझे अंदाज़ा हो गया कि मुखिया सिंह ने एहतरामन और कोई सवाल नहीं किया। ये लोग मेरी रूहानियत के कायल थे, इसलिए बात बन गई। चलें, मुखिया सिंह ने कहा। हाँ, मुझे मस्जिद छोड़ दें। नसीबुल्लाह बोले। नहीं इमाम जी, रोटी हमारे साथ खाएं। डॉक्टर साहब ने तो नाश्ता भी नहीं किया। कोई तकल्लुफ़ तो नहीं है? नसीबुल्लाह बोले। इसीलिए तो कह रहा हूँ, मुखिया ने कहा। और हम बग्गी में बैठकर चल पड़े। मेरे जहन में बेशुमार सवालात मचल रहे थे, लेकिन मैंने जल्दबाजी नहीं की। मनोरमा के बारे में पूछना चाहता था कि वो कहाँ है, कैसे वापस आई थी। जब ये लोग नाश्ता लेकर गए थे तो उसकी क्या कैफियत थी, लेकिन जो कुछ देख चुका था वो बताना मुमकिन नहीं था। मुखिया सिंह कुछ अजीब सी कैफियत का शिकार थे, लेकिन उसने कोई बात नहीं की। नसीबुल्लाह ने खाने के बाद इजाज़त मांगी तो मुखिया सिंह ने कहा, बग्गी में चले जाइए इमाम जी। अरे नहीं मुखिया जी, चला जाऊंगा, कोई बात नहीं है। लेकिन मुखिया ने उन्हें बग्गी में ही भेजा। फिर उसने कहा, रात आपने मज़ार शरीफ पर गुजारी है, बेआराम रहे होंगे, सो जाएं कुछ देर। आप दरवाजे से नहीं गए। ज्ञान वालों के लिए दीवारें दरवाजे क्या हैसियत रखती हैं? वैसे एक बात पूछूं? पूछें।
दुल्हा बाबा क्या कहते हैं मेरी मनोरमा के बारे में? कोशिश इंसान का फर्ज है, बाकी काम ऊपर से होते हैं। हाँ, आपको एक काम करना है, बताइए। मुझे मनोरमा के लिए खून की ज़रूरत होगी। जितना हुक्म करेंगे मिल जाएगा। कब चाहिए? परसों, मैंने जवाब दिया। मैं बंदोबस्त कर दूंगा। फिर मैं आराम करने लेट गया। रात आंखों में चुभ रही थी। जो देखा था वो बहुत अजीब था। सपेरे काफ़ी दूर रहते थे, लेकिन उन्हें पेश इमाम के मेहमान के बारे में मालूम था। उनका जश्न, उनकी रसूमात, फिर वो सांप। मैंने उसे पहचान लिया था, लेकिन वो मुझ पर हमलावर क्यों हुआ था? एक बार फिर नींद आ गई। मगरिब के वक्त जागा, नमाज पढ़ी। फिर एकदम दिल में ख्याल आया कि मनोरमा से मिलूं। सीधा उसके पास जा पहुंचा। वह मसहरी पर लेटी हुई थी। मुझे देखकर मुंह बना लिया। कैसी हैं मनोरमा जी? दिल की बात बताऊं? बताइए। मुझे तुमसे नफरत है। क्यों? मैंने तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तरकेशी को भी तुमसे नफरत है। वजह नहीं बताई उसने? मैंने पूछा। लेकिन उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और करवट बदल कर लेट गई, गोया अब मुझसे बात करना नहीं चाहती। मैं कुछ लम्हे वहां रुका, फिर चल आया। जहन में शदीद कुरीद थी। क्या है ये सब? बड़ी पुरस्कार और अजीब कहानी। तरकेशी सपेरा है। कितना खूबसूरत जवान है। कोई भी लड़की उसे देखकर दीवानी हो सकती है, कोई भी। तबीयत बोझल थी। हकीम अहमद को तलाश करके उसके पास पहुंचा और कहा, हकीम भाई, रात का खाना नहीं खाऊंगा। खैर है सरकार? नहीं, बस तबीयत पर कुछ करानी है। खिचड़ी बना दूं? नहीं शुक्रिया। रात का खाना ना खाना बेहतर रहा। सुबह को तबीयत खुशगवार थी। दूसरी सुबह नाश्ते के बाद मुखिया सिंह मेरे पास आ गया। वह हकीम अहमद बता रहा था कि आपने रात का खाना नहीं खाया। हाँ, बस तबीयत बोझल थी। एक काम मुमकिन है मुखिया सिंह जी? हाँ हाँ बताइए। मैं नदी किनारे सपेरों की बस्ती में जाना चाहता हूँ। अरे ओह, अच्छा, ज़रूर। मुखिया सिंह के अंदाज से पता चलता था कि वो इस बारे में मजीद पूछना चाहता है, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा। मैं उसे कुछ बता भी नहीं सकता था, इसलिए खामोश हो गया। मुखिया ने फौरन ही दोबारा कहा, आप बग्गी में चले जाएं। शुक्रिया मुखिया जी, मैंने कहा। मुझे इत्मीनान हो गया। मैं वहां जाकर स्वामी से मिलना चाहता था, लेकिन फासले से घबरा रहा था। अभी अच्छा हो गया, चुनाचे मैंने तैयारी शुरू कर दी। बाहर निकलने के लिए तैयार था कि मुखिया सिंह मेरे पास आया। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, रात तक वापस आ जाऊंगा। खैरियत है? मैंने पूछा। हाँ, खून का बंदोबस्त करने जा रहा हूँ। बात हो गई है, काम मुझे करना है। किसी और चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? नहीं, तमाम काम पूरी हैं। मैं चल पड़ा। रास्ते में मैंने कोचवान से पूछा, अमृता का क्या हाल है, कैसी है वो? बस जी, अब ठीक है। अब तो सांगी के घर भी नहीं जाती, अपने ही घर में बैठी कीर्तन करती रहती है। मेरा दिल गम में डूब गया। माबूद आलम, मैं बेगुनाह हूँ। मैंने उसे कभी एक ऐसा लफ्ज़ भी नहीं कहा जिससे वह भटक जाए। उसी वक्त मैंने फैसला किया कि मैं दुल्हा बाबा के मज़ार पर जाकर दुआ करूंगा कि उस मासूम लड़की के जहन से मेरा ख्याल निकल जाए। बग्गी का सफ़र जारी रहा। कोचवान से सुपेरों के उस कबीले के बारे में भी बातें हुई। सदियों से इसी जगह आबाद हैं। दादा परदादा भी इसी नदी के किनारे जीवन बिताते रहे। इन लोगों ने कभी बस्ती के कुत्ते तक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। पहले आसपास की बस्तियों में सांपों का तमाशा दिखाकर भीख मांगते थे, लेकिन स्वामी ने स्कूलों फिर कॉलेज में जाकर पढ़ाई की। फिर जब वो सरदार बना तो उसने सुपेरों का भीख मांगना बंद कर दिया और अपनी तालीम से काम लेकर दूसरा काम शुरू कर दिया। अब वो जहर बेचते हैं। काम चल जाता है उनका, पहले से अच्छा। पहले उनकी औरतें बस्ती में भीख मांगने आ जाती थीं, अब नहीं आती। सफ़र तय हो गया। नदी आ गई और दूर से सुपेरों की बस्ती नजर आने लगी। उस वक्त मुझे एक खुशगवार हैरत हुई जब मैंने स्वामी को कुछ सुपेरों के साथ अपने इस्तकबाल के लिए खड़ा पाया। उसने आगे बढ़कर मेरे गले में फूलों का हार डाला। अरे स्वामी जी, इसकी क्या ज़रूरत थी? आप देवता हो हमारे लिए डॉक्टर जी। हम इस इज्जत देने पर आपके शुक्रगुजार हैं। ये लोग मुझे एक बड़े झोंपड़े पर ले गए जिसका अहाता बहुत वसी था और वहाँ घने दरख्त फैले हुए थे, जिनकी छाँव में उन्होंने मूंडे और चारपाइयाँ डाली हुई थीं। एक चारपाई पर चादर बिछी हुई थी, तकिए लगे हुए थे, लेकिन मैंने मुंडे पर बैठना पसंद किया। स्वामी मेरे सामने बैठ गया। चंद दूसरे लोग भी मुंडों पर बैठ गए और स्वामी ने उनका तारुफ कराना शुरू किया। ये सब तजुर्बेकार सपेरे थे। इसके बाद मेरे लिए ताज़ा फल लाए गए और मिट्टी के कोरे आबखोरे में ताज़ा दूध। फल पवित्र होते हैं महाराज, और दूध शुद्ध। जनावर से काट कर कच्चा ही ले आए हैं। इसे बर्तन में गर्म नहीं किया कि कोई एतराज़ ना हो। शुक्रिया स्वामी। थोड़ी देर के बाद मैंने कहा, आपसे तन्हाई में कुछ बातें करना चाहता हूँ। आप लोग आराम करो, स्वामी ने कहा और दूसरे लोग खामोशी से उठकर चले गए। मैं आपके पास एक ज़रूरी काम से आया हूँ, मैंने कहा तो स्वामी छाती पर हाथ रखकर झुक गया। आपने मुझे बड़ी इज्जत दी थी त्यौहार वाले दिन, जिसका शुक्रिया ज़रूरी है। इसके अलावा आपके आदमियों ने फ़ौरन पहचान लिया था कि मैं इमाम का मेहमान हूँ। हाँ, हम बस्ती से दूर ज़रूर हैं, लेकिन हम एक हैं, एक दूसरे की खबर रखते हैं।
तब तुम्हें यह भी मालूम होगा कि मैं आजकल इमाम साहब का नहीं बल्कि मुखिया सिंह का मेहमान हूँ। हाँ, और उसकी बेटी का इलाज कर रही हैं। स्वामी ने कहा और मेरे दिमाग को जोर का करंट लगा। ये इतना सब कैसे जानता है? ये तो पूरी बस्ती को नहीं मालूम कि मनोरमा जिंदा है। मैंने स्वामी से यह सवाल कर डाला, जिसके जवाब में उसने कहा, ना सिर्फ बस्ती के किसी आदमी को ये नहीं मालूम बल्कि मेरे पूरे कबीले में किसी चिड़िया के बच्चे को भी नहीं मालूम। और मुझे बस्ती के किसी भी आदमी ने यह नहीं बताया। फिर किसने बताया है? तरकेशी ने। स्वामी ने एक और धमाका कर दिया। मेरे असाब कशीदा हो रहे थे, ताहम मैंने खुद को संभाल कर कहा, तरकेशी कौन है? अभी मैंने इतना ही कहा था कि अचानक बाहर के दरवाजे पर पीतल की घंटियों के बजने की आवाज़ें सुनाई दी। फिर कोई बिगड़े हुए सांड की तरह अंदर घुस आया। वो एक बूढ़ी औरत थी। उम्र की आखिरी हद का तायुन किया जा सकता था। लिबास चीथड़ों की शक्ल में झूल रहा था और उसके पूरे बदन की खाल लटक रही थी। गले में बहुत सी मालाएं और घंटियां थीं। हाथ में एक मुड़ा हुआ डंडा। वो इस तरह डंडा उठाकर मुझ पर लपकी जैसे डंडा मेरे सर पर मार देगी, लेकिन खुदा के फजल से मुझे अपने असाब पर काबू रहा। स्वामी अलबत्ता घबराकर खड़ा हो गया। औरत मुझे खूनी निगाहों से घूर रही थी। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे जैसे वो शदीद गुस्से में हो। उसने गुर्राई हुई आवाज में कहा, पापी, अघोरी, भाग यहाँ से, हथियारे, घोर पाप, भाग भाग भाग। वो डंडा उठाकर मेरे गिर्द नाचने लगी और बार बार इस तरह डंडा उठाने लगी जैसे मुझे मारना चाहती हो। माई गिरा। आखिर स्वामी जोर से चीखा और वह रुक गई। फिर उसने स्वामी को घूरा और उसी तरह भाग गई जहां से आई थी, लेकिन स्वामी का चेहरा उतर गया। कौन थी ये? मैंने पूछा। माई गिरा। पागल है? नहीं, जोगन है। पता नहीं इसे क्या हो गया। बड़ी मोहब्बत वाली है, सबसे प्रेम करती है, पूरी बस्ती की रक्षा करती है। 3 दिन पहले बता देती है कि बाढ़ आने वाली है और हम लोग बंदोबस्त कर लेती हैं। आपका काम कैसा चल रहा है स्वामी? मैंने मौजू बदलने के लिए कहा। कौन सा काम? मेरा मतलब है आपका बिजनेस। ओह हाँ, ठीक है। सुपेरे जंगलों में नाग पकड़ती हैं, उनका जहर निकाल कर ले आती हैं और फिर कंपनियों के एजेंट ये जहर हमसे खरीद ले जाती हैं। ठीक। तो आप तरकेशी के बारे में बता रहे थे? हाँ। तरकेशी कौन है? एक मासूम सांप। सांप? मैं उछल पड़ा। हाँ डॉक्टर बाबू, आप मुसलमान हो। आपका धर्म हमारी रामलीला से अलग है। तरकेशी नाग है, शीश नाग, जो 1000 साल से इसी कुटुंब में जी रहा है। यही वो इच्छाधारी हुआ है। 6 बरस बाकी थे उसके 1000 साल पूरे होने में कि उसने मुखिया राम की बेटी मनोरमा को देख लिया और उस पर मर मिटा। पागल हो गया वो उसके लिए। 6 साल पूरे किए उसने मर मर कर। फिर उसके जीवन के 1000 साल पूरे हो गए और उसकी जून बदलने की शक्ति जवान हो गई। उसने एक सुंदर जवान का रूप धारण किया और मनोरमा के सामने गया। उसकी प्रेम तपस्या रंग लाई और मनोरमा भी उससे प्रेम करने लगी और अब दोनों एक दूजे के बिना नहीं जी सकते। मैं सांस रोके ये कहानी सुन रहा था। मेरा दिल इसे कबूल नहीं कर रहा था। मुझे यह महज एक कहानी मालूम हो रही थी। ताहम मैंने कहा, क्या मनोरमा जानती है कि तरकेशी सांप है? स्वामी ने कुछ लम्हे तवक्कुफ किया, फिर बोला, नहीं, पर उसे मन चाहे जब बता दो। अब वो उसके प्रेम में खो चुकी है। तरकेशी उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुका है। तुम्हें और भी बहुत कुछ मालूम होगा। हाँ मैं जानता हूँ। क्या? वही जो आप पूछना चाहती हैं। दोनों पति पत्नी का रूप धार चुके हैं। मुखिया जी अपनी स्त्री को लंदन ले गए थे। वहां से आकर उन्होंने लोगों को बताया कि मनोरमा एक हादसे में हलाक हो गई। उन्होंने संसार के मन में ये बात बिठा दी कि अब मनोरमा जीती नहीं है, पर 2 प्रेमियों को कैसे दूर रखा जा सकता है। दोनों अब भी साथ हैं। तरकेशी शीश नाग है। हाँ, नागपंचमी वाले दिन आपने उसे सांप के रूप में भी देखा होगा और नाग आरती के बाद उसे बदली हुई जून में भी, जब वो अपनी प्रेमिका के साथ था। आपको मालूम है कि उसने मुझे काट कर हलाक करने की कोशिश की थी। हाँ, उसने बताया था और यह भी बताया था कि उसके जहर ने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो इन दिनों बहुत परेशान है। हाँ, उसका कहना है कि आप एक मुसलमान आलिम हैं, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो कहता है वो सिर्फ एक प्रेमी है, अपनी प्रेमिका के साथ जीवन के दिन बिताना चाहता है। वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मगर वो नाग है और मनोरमा इंसान। प्रेमी तो है ना दोनों। एक मुश्किल है दोनों के लिए, वरना वो कभी का अपनी प्रेमिका को लेकर जंगल में चला जाता, इतनी दूर के कोई उनका पता ना पा सकता। मुश्किल क्या है? मनोरमा जंगल में जीवन नहीं बिता सकती क्योंकि वो इंसान है। नाग कबीला किसी मनुष्य को अपने बीच नहीं मान सकता। बड़ी अनोखी दास्तान थी, ना काबिल यकीन, ना काबिल फहम। लेकिन मैं अपने मौक़िफ़ को नहीं बदल सकता। काफ़ी देर यहाँ गुजारी, दिमाग पर बहुत से बोझ लेकर वापस लौटा। बग्घी में ही मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं वापस पहुँच गया। मुखिया सिंह ना जाने कब तक वापस आएगा। मैंने ढाल सा बिस्तर पर पड़ गया। वह हसीन नौजवान याद आ रहा था जो मनोरमा के साथ बैठा हुआ था। दोनों किस कदर खूबसूरत लग रहे थे। काश वो इंसान होता तो मैं दोनों को यकजा करने में सर धड़ की बाजी लगा देता।
मगर होगा क्या? क्या मनोरमा के जिस्म का खून बदल देने से ये दास्तान खत्म हो जाएगी? क्या तरकेशी इसके बाद मनोरमा को छोड़ देगा? ताहम मुझे अपना काम जरूर करना था। इसके बाद खामोशी रही। रात को भी मुखिया सिंह की वापसी की खबर नहीं मिली, लेकिन दूसरी सुबह वो मौजूद था। पता चला कि रात को 3:30 बजे वापसी हुई। खून के बारे में उसे हदायत दी गई थी। अब मैं बिल्कुल नॉर्मल था। मनोरमा का खून बदल देना मेरे लिए मामूली बात थी, क्योंकि डॉक्टर था। किसी तरफ से कोई रूहानी इमदाद होगी, अब इसकी तवक्को नहीं थी। मुझ पर इमदाद के दरवाजे बंद हो गए थे और मैं उन्हें खोलने की दरख्वास्त नहीं करना चाहता था। वो कमरा जिसे मैंने अपनी लेबॉर्ट्री बनाया था मुकम्मल तौर से मेरे काम के लिए तैयार था। मैंने वहां जाकर मजीद तैयारियां की और आखिरकार मैंने मुखिया सिंह से मनोरमा को यहाँ लाने की फरमाइश की। कुछ देर के बाद मनोरमा मुखिया सिंह के साथ आ गई। उसने यहाँ के माहौल को देखा और उसकी आंखों में शरारत नाचने लगी। वो बोली, वाह डॉक्टर साहब, क्या माहौल पैदा किया है। काफ़ी जहानत से काम कर रही हैं। ठीक है, रोज़ी कमाने के लिए बड़े बड़े नाटक करने होते हैं। जी सर, क्या हुक्म है? आप यहाँ लेट जाइए, बेहतर, उसने कहा और ऑपरेशन टेबल पर लेट गई। मैंने मुखिया सिंह की तरफ देखा। वो आस भरी नज़रों से मुझे देख रहा था, गोया यहाँ रुकने की दरख्वास्त कर रहा था। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा, कोई ज़रूरी नहीं था कि वो जाए। चुनाचे मैंने कहा, ठीक है, आप साथ रहें। मुखिया सिंह खुश हो गया। मैंने मनोरमा को इंजेक्शन लगाया और फिर कुछ देर के बाद अपने काम का आगाज़ कर दिया। ये अमल 3 घंटे जारी रहा। मैंने फिर मनोरमा के अंदर झांका। खुदा के फजल से मेरी वो सलाहियत कायम थी। मैंने उसकी रग रग को देखा। उसका खून उन चमकदार जर्रात से पाक हो चुका था। अरे, अचानक मुखिया सिंह के मुंह से आवाज़ निकली और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। क्या बात है? मैंने बेख्तियार पूछा। ये देखो, वो एक तरफ इशारा करके बोला और मैंने चौंक कर उस जार की तरफ देखा जिसमें निकाला हुआ खून जमा था। फिर सच्ची बात है कि मेरी कैफियत भी अजीब हो गई। खून में अब उन रोशन जर्रात के बजाय छोटे छोटे सांप के बच्चे तैर रहे थे। ये क्या है डॉक्टर? मुखिया सिंह ने घबराए हुए लहजे में कहा। मैं क्या जवाब देता, खामोशी रहा। मुखिया सिंह ने खुद ही कहा, माय गॉड, मेरी बच्ची इस अजाब से गुजर रही थी। मगर ये कैसे हुआ? मुझे नहीं बताओगे डॉक्टर कामरान? मैं क्या बताऊं? नहीं, तुम जानते हो, तुम जानते थे, तभी तो तुमने इसके बदन का खून बदला है। इसके शरीर में यह जहर घुला हुआ था। मगर डॉक्टर, ये जहर कहाँ से आया? कुछ तो बताओ मुझे, तुम जानते हो। पीर दुल्हा ने ऐसे ही तो तुम्हारी तरफ इशारा नहीं किया था। मुझे बता दो डॉक्टर, मुझे बता दो, तुम्हारी मेहरबानी होगी। आप मनोरमा जी की देखभाल करें। 1 आध दिन तक ये बहुत परेशान रहेंगी। चलो ठीक है, शुक्र है कि मेरी बच्ची की सेहत की उम्मीद पैदा हो गई। मैंने सारी चीज़ें समेटी। मुखिया सिंह से कुछ देर बातें की। उस खून के बारे में मुखिया ने पूछा तो मैंने कहा, आपके पास तेज़ाब मिल जाएगा? हाँ, सैनिटरी के सामान में मिल जाएगा। कमोड और बेसन साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। मुझे खालिस तेज़ाब चाहिए। मैं बंदोबस्त करता हूँ, मुखिया सिंह ने कहा। बेचारे को सारे काम खुद ही करने पड़ रहे थे, क्योंकि किसी पर मनोरमा की ज़िंदगी मुनकशिफ नहीं कर सकता था। इस खून को तेज़ाब में जलाने के बाद मेरा काम ख़त्म हो जाता। लेकिन एक ख्याल और दिल में था, वो ये कि पुरस्कार सांप पर क्या रद्द-ए-अमल होगा। मैंने मुखिया सिंह से कहा, एक ख़ास बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ मुखिया सिंह, हुक्म करें। क्या अब भी मनोरमा उसी कमरे में रहेंगी? हम अपने जिगर के टुकड़े को अपने सीने से लगा कर रखना चाहते हैं, लेकिन बस वो जगह राजदारी की वजह से रखी गई है। आप ये सवाल क्यों कर रही हैं? 2-4 दिन उन्हें तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए। हम उनका रद्द-ए-अमल देखेंगे। मैंने कहा, तो फिर यूं करते हैं, हम पति पत्नी उसके पास हो जाएंगे। वो बोला, ठीक है, ऐसा कर लें। हम दोनों बातें करते रहे। मनोरमा को होश में लाने का इंजेक्शन दे दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता उसके बदन में तहरीक होने लगी। फिर उसने आंखें खोल दी। उसकी आंखें खाली खाली थीं। मुखिया सिंह ने उसके करीब आकर प्यार भरे लहजे में कहा, मनोरमा, मनोरी। लेकिन मनोरमा ने उधर रुख भी नहीं किया। ठीक है, ये ठीक है, दिमागी कुव्वतें वापस आने में देर लगेगी। मैं कमरे से बाहर निकल आया। मुखिया से मैंने कह दिया था कि कोई ख़ास बात हो तो मुझे फौरी इत्तला दी जाए, लेकिन कोई इत्तला नहीं मिली। शाम हो गई। फिर मुझे एक ख्याल आया तो मैं उस कमरे की तरफ चल पड़ा जहाँ मनोरमा रहती थी। मनोरमा के लिए मज़ीद सहूलतें मुहैया कर दी गईं। मुखिया ने अपना भी वहीं सोने का बंदोबस्त कर लिया। मैंने मुखिया सिंह से कहा, ये रोशनदान देख रहे हैं आप? हाँ। इसे बंद करना है। क्यों? बस इसे बंद कर दें। अच्छा। मुखिया की आवाज़ में खौफ की हल्की सी आमेजिश थी। फिर वो बोला, ये काम भी मैं खुद ही करता हूँ। फिर वो कीलें और हथौड़ा वगैरह ले आया। मैं खुद ऐसे कामों से नावाकिफ़ था, ताहम दोनों ने मिलकर रोशनदान में कीलें जोड़कर उसे मजबूती से बंद कर दिया। फिर मैंने मनोरमा के करीब जाकर आवाज़ दी, लेकिन उसने मेरी तरफ नज़र भी नहीं उठाई। यूं लगता है जैसे वो बहरी हो गई है, और डॉक्टर, यूं भी जैसे वो देख भी ना पाती हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर ये किसी आवाज़ पर मुतवज्जा नहीं होती,
आंखों का जाविया भी नहीं बदलती। कुछ वक्त लग जाएगा, मैं इसके लिए भी काम करूंगा, मुखिया ने कहा। क्या? मैंने तुम्हें बता दिया है डॉक्टर कि मैं इसे चंद दिनों के अंदर ही इंग्लैंड ले जाऊंगा। वहां मैं इसकी शख्सियत ही बदल दूंगा। अगर इस खून बदलने के अमल से इसकी समात और बेनाई मुतासिर हुई है तो मैं उसका भी इलाज कराऊंगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मुखिया सिंह कुछ देर सोचता रहा, फिर झिझकते हुए बोला, एक बात कहूँ डॉक्टर साहब? कहिए, मैंने कहा। आप भी हमारे साथ इंग्लैंड निकल चलें, इंतजामात मैं कर लूँगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें इस बारे में। मेरे चेहरे पर नाखुशगवार असरात पैदा हो गए। मैंने सर्द लहजे में कहा, शुक्रिया मुखिया सिंह जी। मुखिया को एक लम्हे में मेरी कैफियत का एहसास हो गया। इसके बाद उसने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। मैं शदीद सस्पेंस का शिकार था। देखें अब क्या होता है। दूसरी सुबह मुखिया सिंह मेरे पास आ गया। उसका चेहरा खौफ का शिकार था। क्या बात है मुखिया जी? सारी रात मैं और मेरी पत्नी नहीं सोए। क्यों? अब बड़ा अजीब सा ख्याल आ रहा है। मनोरमा के खून में सांप के बच्चे तैर रहे थे और सारी रात उस रोशनदान पर जिसमें आपने कीलें ठकवाई थीं कोई टक्करें मारता रहा है। साथ में किसी सांप की गजबनाक पुकारें सुनाई देती रही हैं। यशोदा तो 4 बजे ही वहां से भागकर अपने कमरे में आ गई थी। और आप? मैंने बेख्तियार पूछा। मैं भी थोड़ी देर के बाद, मुखिया ने कहा। फिर बोला, अब तो बता दें ये क्या है, ये सब क्या है? उसी वक्त एक नौकर ने आकर कहा, सुपेरा स्वामी आया है, बड़ी खराब हालत है उसकी महाराज। स्वामी? सुपेरा? मुखिया सिंह के मुंह से हैरत भरी आवाज़ निकली। वो क्यों आया है? मेरे जहन में ना जाने क्यों वसवसे जाग उठे। मुलाजिम इतला देकर चला गया। मैंने मुखिया सिंह को बगौर देखते हुए कहा, मिलेंगे उससे? हाँ, पता नहीं क्या बात है। मुखिया सिंह जैसे चौंक पड़ा, फिर मुझसे बोला, आओ देखें। मैं उसके साथ चल पड़ा। मुलाजिम ने स्वामी को एक अलहदा कमरे में बिठा रखा था। वो ज़ारो की तार रो रहा था। अरे क्या हुआ स्वामी? अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया। हमारे कबीले की आन लुट गई। हम आकाश से धरती पर आ गए, हम कहीं के ना रहे। वो आंसू पहुंचने लगा। मुखिया सिंह के चेहरे पर गुस्से के आसार फैल गए। सुना चुके अपनी कहानी, अब ये भी बता दो क्या बात है। छोटा मुंह बड़ी बात है मालिक। हमें पता है कि डॉक्टर जी ने बिटिया का इलाज किया है। इन्हें भी मालूम है कि बिटिया जीती हैं, इसलिए हम इनके सामने कह रही हैं, स्वामी ने कहा। और मुखिया सिंह का चेहरा जर्द हो गया। आगे बोलो। उसकी गरज उभरी। हमें कुछ नहीं मालूम था सरकार। तरकेशी शीशनाग कई नस्लों से हमारे कबीले में रह रहा था। हमें बड़ी सहूलत थी। सांप उसके लिए आते थे और हम उनका जहर निकाल लेते थे। मगर सब लुट गया। तरकेशी के जीवन के 1000 साल पूरे हो गए। वो इच्छाधारी हो गया और उसने जून बदल ली। तब नसीबों के मारे ने राजकुमारी को देख लिया और उनके प्रेम का रोगी बन गया। वो भी उससे प्रेम करने लगी, मगर डॉक्टर जी ने कुमारी जी के मन से उनका ख्याल निकाल दिया और उसका जीवन बंजर हो गया, बिन पानी की मछली बन गया। माई गीरा ने उसी समय कह दिया था जब उसने जून बदली थी कि मनुष्य का रूप तुझे रास नहीं आएगा, तुझे संसार छोड़ना पड़ेगा। नाग है नाग रह। और वही हुआ। संसार छूट गया उससे, लुट गए हम। माई गीरा ने मुझे खबर दी है कि अब स्वामी फिर रो पड़ा। आगे बोल, आगे बोल। मुखिया सिंह गुर्राया। अब वो संसार में नहीं है। स्वामी ने बदस्तूर रोते हुए कहा, तो मैं क्या करूं? यहाँ क्यों आया है? वो यही है महाराज। वो उसने बिटिया के पास आकर प्राण दिए हैं, स्वामी ने कहा। और मैं लरस गया। मुखिया की समझ में शायद बात नहीं आई थी, लेकिन मेरे दिमाग में खलबली मच गई। तुम्हें यह बात कैसे मालूम हुई स्वामी? माई गीरा ने बताया है। उसने सारे बाल नोच डाले हैं अपने। आइए। मैंने बेख्तियार मुखिया सिंह का बाजू पकड़ा और उसे घसीटने लगा। तुम भी आओ स्वामी, मैंने कहा। उन दोनों को लेकर मैं उस कमरे की तरफ दौड़ा जहां मनोरमा रहती थी। ताला खोलकर मैंने सामने निगाह डाली। मनोरमा अपने बिस्तर पर लेटी थी और एक काले रंग का कोई 7 फुट लंबा सांप उसके बदन से लिपटा हुआ था। उसका फन मनोरमा के चेहरे से चिपका हुआ था। खोलो खोलो, मुखिया भिंची हुई आवाज़ में चीखा और मैंने जल्दी से कटहरे का ताला खोल दिया। मुखिया ने छलांग लगाई और तेजी से मनोरमा के पास पहुंच गया। उसने पागलों की तरह सांप को पकड़कर मनोरमा के बदन से जुदा करने की कोशिश की, लेकिन सांप जैसे उसके बदन में पेवस्त था। अलबत्ता उसकी इस कोशिश से एक हकीकत मुनकशिफ हो गई। मनोरमा भी जिंदा नहीं थी। उसके होंठों पर बेहद दिलकश मुस्कुराहट फैली हुई थी, जैसे उसने अपना महबूब पा लिया हो, जैसे वो पिया घर चली गई हो। मुखिया फूट फूट कर रोने लगा। उधर स्वामी हसरत भरी नजरों से उस लंबे काले हैबतनाक सांप को देख रहा था, जिसके फन पर 2 सफ़ेद धारियां चमक रही थीं। मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। मुखिया मनोरमा की मसैरी के पास ज़मीन पर बैठकर बिलखता रहा। स्वामी और मैं खामोश खड़े थे। ये पापी रात भर पुकारता रहा था, गलती हमसे हुई, हमें यहाँ से जाना नहीं चाहिए था, फिर दफ वतन। मुखिया ने चौंक कर मुझे देखा और बोला, डॉक्टर साहब, तुमने रोशनदान में कीलें ठुकवाकर बंद कराया था? हाँ।
फिर ये आया कहाँ से? समझ गया, वॉशरूम की नाली से आया होगा घोरी। मुखिया सिंह की जहनी रो मुतासिर होती जा रही थी, उसकी आंखें सुर्ख होती जा रही थीं। फिर वो घुर्राई हुई आवाज़ में बोला, मगर तुमने क्या किया डॉक्टर? कौन सा तीर मार लिया तुमने? मालूम था तुम्हें कि ये होना है, तो हमें क्यों ना बताया? कुछ तो करते हम। मैं बचा लेता अपनी मनोरमा को, पर अब मैं क्या करूं? बताओ मैं क्या करूं? झूमर तो हमारा भी उतर गया है महाराज। सदियों से हमारा कबीला सरताज कबीला था, शीशनाग वो भी इच्छाधारी झूमर था हमारे कबीले का। अब 2 कौड़ी के रह गए हम लोग। बाहर में जाओ तुम सब, मैं क्या करूं? इसे मेरी बेटी के बदन से हटा दो, वरना मैं चाकू से इसके टुकड़े टुकड़े करके अपनी मनोरमा के शरीर से अलग कर दूंगा। मुखिया बोला, जो मन चाहे कर दो नंबरदार, ये तो माटी है, अब माटी तो माटी ही होती है, तुझे सब मालूम था। हाँ नंबरदार जी, मगर हम रियायत है आपकी, हमारी हिम्मत कहाँ थी कि कुमारी के लिए कोई बात करते। स्वामी ने कहा, मर गई मेरी मनोरमा, मर गई। डस लिया इसे मूजी नाग ने। अब बताओ मैं क्या करूं? मुखिया सिंह ने रोते हुए कहा। फिर वह मेरी तरफ रुख करके बोला, बताओ डॉक्टर जी क्या करूं मैं? तुम्हें सब पता था, तुम तो ज्ञानी थे, मुझे बता तो देते। क्या बता देता? मैंने स्पार्ट लहजे में कहा, यही कि मेरा संसार उजड़ने वाला है, मेरी मनोरमा मौत के मुंह में जाने वाली है, कोई नाग आकर उसे डसने वाला है। नहीं, मुझे इस नाग के बारे में पता नहीं था कि वो इस तरह आकर मनोरमा को नुकसान पहुंचाएगा। मैंने मनोरमा के बदन का खून बदल दिया। मेरा ख्याल था कि इस अमल से उसकी याददाश्त बदल जाएगी, ऐसा ही हुआ। लेकिन शीशनाग को पता चल गया कि उसकी महबूबा उसे भूल गई है। चुनाचे उसने अपनी और उसकी मौत का फैसला किया और यहाँ आकर उसके साथ मौत की नींद सो गया। अब मैं क्या करूं? कोई बताए मैं क्या करूं? हम बताएं मालिक, स्वामी ने कहा। और मुखिया सिंह की निगाहें उसकी तरफ उठ गईं। वो बोला, ये माटी हमें दे दो। क्या मतलब? बुरा मत मानना मालिक, आप हिस्सेपुर वालों को बिटिया की मौत की खबर पहले सुना चुके हैं। संसार के लिए वो पहले ही मर चुकी है। अभी वो जीती रहती तो आप उसे छुपाए छुपाए फिरते। अब अगर आप उसकी मौत का शोक मनाएंगे तो सब हैरान रह जाएंगे कि बिटिया दोबारा कहाँ से आ गई। क्या जवाब दोगे मालिक? तुम क्या कहना चाहते हो स्वामी? इस बार मैंने दखल दिया, माटी हमें दे दो, काट कर देख लो, जैसे मन चाहे करके देख लो। दोनों प्रेमी कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। पहले ये करके देख लो, फिर हमारी बात मान लेना। तुम क्या चाहते हो? मुखिया ने निढाल लहजे में कहा। मनोरमा हमारी भी बिटिया थी, हम इन दोनों की अर्थी साथ उठाएंगे, इनकी चिता साथ जला देंगे। शीशनाग की हमें भी ज़रूरत है, उसका क्रियाक्रम हम पर फर्ज है। इस तरह हमारा काम भी हो जाएगा। वरना महाराज एक बात कह दें हम? क्या? मैंने पूछा। लाखों सांप हवेली में घुस आएंगे और शीश को ले जाएंगे, कोई उन्हें नहीं रोक सकेगा। क्या बकवास कर रहे हो? मुखिया को फिर गुस्सा आ गया। जो सच है सो कह रहे हैं, स्वामी पथरीले लहजे में बोला। क्या मतलब है? मुझे बताओ डॉक्टर, क्या करूं? मुखिया सिंह ने रोते हुए कहा, हमें स्वामी की बात मान लेनी चाहिए, इससे बहुत से मसले हल हो जाएंगे। मैंने कहा, हम रात की तारीकी में बिटिया की अर्थी खामोशी से ले जाएंगे, फिर अपने तरीकों से इन दोनों का क्रियाक्रम कर देंगे। स्वामी ने कहा, मैं अपनी मनोरमा की चिता अपने हाथ से जलाऊंगा। मुखिया सिंह ने गलूगीर लहजे में कहा, ना महाराज ना, ये जिद ना करें। किसी को पता नहीं चलेगा कि तरकेशी के साथ कौन है, ये हमारी जिम्मेदारी है। आप होंगे तो सबको मालूम हो जाएगा और बात छुपी ना रहेगी। मैं कितना बदनसीब हूँ, मुखिया बोला। फिर उसने गर्दन अस्पात में हिला दी। रात बड़ी सनसनीखेज थी। मैं मुखिया के साथ रहा। मुखिया सिसक सिसक कर सारे काम कर रहा था। मेरी आंखें भी आंसुओं से लबरेज थीं। स्वामी ने सारे इंतजामात किए थे और एक घोड़ा गाड़ी में मनोरमा की लाश ले गया। काम अभी खत्म नहीं हुआ है मुखिया जी, अभी आपको अपनी पत्नी जी को संभालना है। जिसे जाना था वो चला गया, जो हैं उनकी हिफाजत करनी है आपको। एक बात बताओ डॉक्टर जी, हमसे कहाँ से गलती हुई? उसे बड़ी शान से पाला पोसा, जवान किया। प्रेम भी क्या ससुरी ने तो एक नाग से, और हम उस नाग को कैसे रोकते? और हमें पता भी चल जाता तो क्या उसे किसी नाग के साथ भेज देते? कोई पिता ऐसा कर सकता था? नहीं। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, एक काम करोगे? जी बताइए। यशोदा को संभालने में तुम हमारा साथ दोगे? बताइए मुझे क्या करना होगा? मेरी जो हालत है, इसलिए वो कहीं ना समझ जाए कि कुछ हो गया है। मैं उसके सामने ना हूं तो कैसा रहेगा? मगर यह कैसे मुमकिन है? एक लंबे झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। कैसे? आप जिस तरह दिल्ली चले जाते हैं, फौरन वहां के लिए निकल जाइए। अपने किसी खास आदमी से कह दें कि वो श्रीमती जी को बता दे कि आप मनोरमा जी को लेकर बंबई चले गए हैं। बाद में सूरत हाल को संभालना भी आप ही का काम होगा। कितनी बड़ी विपदा पड़ी है मुझ पर, मगर ये ठीक है, मैं ऐसे मोबाइल फ़ोन पर यह बता दूंगा। फिर ऐसा ही किया गया। सुबह की रोशनी होने से पहले मुखिया रोता सिसकता चला गया। मैं अपने कमरे में आ गया। एक नाकाबिल यकीन ड्रामे का ड्रॉप सीन हो गया था। सारी रात जागता रहा। नींद आंखों से बहुत दूर थी। अब क्या करूं? मुखिया सिंह की हवेली में तो 1 घंटा रुकना भी हमाकत थी, लेकिन अब हिस्सेपुर में भी क्यों रुका जाए? जहाँ तक हवेली के मामलात थे उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। लेटा सोचता रहा।
फिर अचानक दुल्हा बाबा का ख्याल आ गया और एकदम उठकर बैठ गया। ज़हन में ख्याल आया कि फजर की नमाज वहीं पढ़ूं। हवेली के बड़े दरवाजे पर मुहाफिज मुस्ताद थे। उन्होंने हाथ जोड़कर मुझे सत श्री अकाल किया। एक ने कहा, महाराज कोचवान तो नहीं है, हम बग्गी निकाल लें? नहीं भाई, ऐसे ही पैदल सैर करने जा रहा हूँ, तुम्हारा शुक्रिया, मैंने जवाब दिया और वहां से बाहर निकल आया। दुल्हा बाबा के मज़ार की तरफ रुख किया। सुबह के आसार नमूदार होने लगे। चलता रहा और आखिरकार मज़ार पर पहुंच गया। सुबह के नूर ने मज़ार के हुस्न को चार चांद लगा रखे थे। एक गोशा मुंतखिब करके नमाज पढ़ने लगा। बहुत अच्छा लग रहा था। नमाज मुकम्मल करके एक दरख्त के नीचे जा बैठा। अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि कदमों की आहट उभरी तो मैंने चौंक कर देखा। वो अमृता थी। सादा से कपड़ों में मलबूस, बहुत प्यारी लग रही थी। उसने खुद को छुपा लिया था ताकि वो मुझे ना देख सके। वो इसी तरफ आ रही थी। यहीं से मज़ार के अंदर दाखिले की जगह थी। फिर उसकी आवाज़ उभरी, मैं आ जाऊं? ये इजाज़त उसने दुल्हा बाबा से ली थी। फिर वह दोबारा बोली, अच्छा आ रही हूँ। ये कहकर उसने चप्पल उतारी और अंदर दाखिल हो गई। ये मलीदा लाई हूँ, तुम तो खाओगे नहीं। तुम्हारे नाम का चिड़ियों को डाल दूंगी, देसी घी से बनाया है। अब मेरी बिपता सुनो, मैं अपने बाबूजी को कभी नहीं देखती। मेरे देखने से वो मर जाएंगे ना, आंखें फूट जाएंगी मेरी। मैं क्यों देखूं उन्हें? उस दिन नजर आए तो मैं दीवार ही से कूद पड़ी। हाय मैया, मेरी टांग भी टूट गई, अभी तक दर्द है। बस तुमसे एक बात कहनी है, मेरे बाबूजी को कोई दुख ना हो, वह तंदुरुस्त रहें, अच्छे रहें। मेरा क्या है, बस उन्हें याद कर लेती हूँ, खूब रोती हूँ, मन हल्का हो जाता है और बस। ठीक है ना? वैसे एक बात कहूँ दुल्हा बाबा, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। मन की बात बता रही हूँ तुम्हें, बहुत याद आता है। मन चाहता है उसे छुप छुप कर देखूं, मगर मेरे देखने से उसे नुकसान पहुंच जाए, इसलिए नहीं देखती। अच्छा चलती हूँ। और सुनो, उसकी रक्षा करना, उसे कभी कोई दुख ना देना। ये कहकर उसने आंखें बंद कर लीं और देर तक खामोश बैठी रही। मेरे गालों पर कोई चीज़ रेंगती हुई लगी तो मैंने जल्दी से चेहरे पर हाथ फेरा। आंसू थे जो ना जाने कब और कैसे निकल आए। तभी मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी, चलती हूँ, मेरी बातों का ख्याल रखना, फिर आऊँगी। ये कहकर वो बाहर निकल गई और मैं उसे देखता रहा। कमबख्त आंसू निकले चले आ रहे थे। मैंने बाबा पर्दापोश की मदद से अपने घर को देखा था। सालगिरह मनाई जा रही थी। सब खुश थे। मेरी याद किसी दिल में नहीं थी सिवाय एक वजूद के, वो मेरी माँ थी। और इधर अमृता थी, एक मासूम लड़की जो मेरे लिए दुआ गो थी। क्या करूं इसके लिए, क्या कर सकता हूं? वो चली गई। मैं अपनी जगह से उठा और मज़ार के अंदर दाखिल हो गया। कब्र के सामने दो जानू होकर बैठ गया और मेरे होंठों से पुरदर्द आवाज़ निकली, दुल्हा बाबा, परदेसी हूँ, मेहमान हूँ तुम्हारा। मेरे लिए अल्लाह से दुआ करो कि इस मासूम लड़की के दिल से मेरी मोहब्बत, मेरा जुनून निकल जाए। इसे किसी ऐसी पायदार मोहब्बत से रूशनास करा दो कि ये मुझे भूल जाए, खुश रहे, जिंदा रहे। मैंने गर्दन झुका ली। कुछ देर बैठा रहा, फिर बाहर निकल आया। सूरज निकल आया था। कुछ देर वहाँ रुका, फिर बाहर रखे मिट्टी के घड़े से आबखोरे में पानी पिया और फिर अहाते से बाहर निकल आया। बाहर कदम रखते ही दिल को सुकून का एहसास हुआ, जैसे किसी ने सहारा दिया हो। हर तरफ ऊ का आलम था। अब क्या करना चाहिए? जहन से पैरों के उस कबीले की तरफ गया। मैंने ऐसी रिवायती कबायली ज़िंदगी कभी ना देखी थी। सपेरों की बस्ती में नागपंचमी का त्यौहार जिंदगी भर ना भूलने वाली रात की हैसियत रखता था। और अब वहाँ एक अनोखी रस्म हो रही होगी जिसके बारे में सवामी ने बताया था। दिल चाहा कि शीशनाग और उसकी महबूबा की आखिरी रसूमात को देखूं, लेकिन सवामी ने मुखिया सिंह तक को मना कर दिया था। क्या फ़ायदा, वहाँ जाकर बेइज्जती हो। इन्हीं ख्यालात में मगन काफ़ी देर तक चलता रहा। फिर जब ख्यालात से चौंका तो मैंने चारों तरफ देखा। मस्जिद में जाने के बारे में सोचता, लेकिन ऐन सामने लारी अड्डा नजर आया। दो पुराने तर्ज की बसें खड़ी हुई थीं। इक्का दुक्का मुसाफिर नजर आ रहे थे। कंडक्टर आवाज़ लगा रहा था, चंदोसी चंदोसी, एक सवारी रह गई है चंदोसी, आ जाओ बाबूजी आ जाओ चंदोसी, लारी तैयार है। मेरे दिमाग में आवाज़ गूंजी, लारी तैयार है और वक्त ही तकदीर है। तकदीर की लारी तैयार है। वक्त के नए सफ़र का आगाज़ होने जा रहा है। लारी तैयार है, आ जाओ बाबूजी आ जाओ, कंडक्टर मुझे देखकर बोला और मैं लारी में जा बैठा। लेकिन लारी में एक नहीं कई सवारियों की जगह थी। मुझे लारी में बिठाने के बाद कंडक्टर फिर आवाज़ लगाने लगा, चंदोसी चंदोसी, एक सवारी रह गई, लॉरी तैयार है। मुझे हंसी आ गई कंडक्टर की चालाकी पर। बेशक बेचारा अपना काम कर रहा था, अपना काम करना ही चाहिए। क्या मैं अपने काम कर रहा हूँ? क्या मुझे अपने काम नहीं करने चाहिए? मेरे काम क्या हैं? मैं डॉक्टर हूँ। लोगों की बीमारियों का इलाज मेरा काम है। बाकी सब गर्दिश वक्त है और वक्त ही तकदीर है। तकदीर वक्त के ताउन से अमल करती है और वक्त तकदीर की तहरीर पर चलता है। आखिरी सवारी, आ जाओ चंदोसी चंदोसी, अपना काम करो। अपना काम ही तो कर रहा था कि भोरिया चरण रास्ते में आ गया। एक कामयाब डॉक्टर बनना चाहता था, कभी कोई आसान रास्ता अपनाने के बारे में नहीं सोचा। फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वक्त और तकदीर का खेल था। मैंने कभी दरवेश या वली बनने के बारे में सोचा ना था और ना ऐसी कोई कोशिश की थी। बाबा पर्दापोश ने जिन ताकतों से रूशनास कराया
और उनके बारे में जो हदायत दी, अल्लाह के फजलो करम से उन हदायत पर अमल किया और उनसे कभी कोई फ़ायदा हासिल करने की कोशिश नहीं की और अब भी ये नहीं चाहता था। यहाँ हिंदुस्तान में जिन हालात में आया था और जिन हालात में मुलविस हो गया था, सब बड़े जानते थे कि इनमें मेरा हाथ नहीं था। अब बड़ों ने मुझसे हाथ खींच लिया, ये उनकी मर्जी। अपने ख्याल में मैं उनमें भी बेकसूर था और अब अपना काम करूं। हाँ, अपना काम ज़रूर करना चाहिए। फैसले वक्त और तकदीर के होते हैं। मेरा काम लोगों का इलाज करना है, वो कहीं भी हों, बस इंसान हों, बीमार हों। यहाँ मुझे पाकिस्तान की सरहद अबूर कराने के लिए कई पेशकशें हुई थीं। मैं किसी की पेशकश क्यों कबूल करूं? वक्त, तकदीर जब चाहे सरहद की दूसरी तरफ ले जाकर पटक दे। अचानक जोर का झटका लगा और मैं चौंक पड़ा। अरे, मेरे मुंह से आहिस्ता से निकला, लॉरी कब चली? आखिरी सवारी कब पूरी हुई? अंदाज़ा ही न हो सका। झटका लॉरी के रुकने का था। सड़क के किनारे एक मर्द एक औरत खड़े थे। उन्होंने लॉरी को रुकने का इशारा किया। औरत के सर पर एक गठरी रखी हुई थी। मर्द ने टीन का बॉक्स पकड़ा हुआ था। कंडक्टर ने नीचे उतरकर दोनों चीज़ें उनके हाथ से लीं और लॉरी की छत पर रख दी। वो दोनों लॉरी में आ बैठे और लॉरी दोबारा चल पड़ी। अपना काम करो, अपना काम करो। चंदोसी आ गया। लॉरी खाली हो गई। मैं भी उतर गया। यहाँ इंस्पेक्टर आजम अली था, उसका बहनोई अमानुल्लाह। मुझे हाथों हाथ लेते, मगर फिर क्या होता, चुप कर बैठ जाता। सारे काम खत्म, काम जारी रहने चाहिए। रेल की विसल सुनाई दी और मैं चौंक पड़ा। निगाह सामने उठी तो कुछ फासले पर रेलवे स्टेशन नजर आया। मैं मुस्कुरा दिया। मेरा क्याम चंदोसी में नहीं होना चाहिए। चुनाचे मेरे कदम रेलवे स्टेशन की तरफ उठ गए। छक 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 छक। पता नहीं रेलवे इंजन को ईजाद हुए कितना अरसा बीत गया। कोयले और ना जाने कौन कौन सी चीज़ों से इंजन चलाए गए, लेकिन कम अज़ कम बड़े सगीर में इसके पहियों की मखसूस गिड़गिड़ाहट का तस्वुर एक ही रहा, एक खूबसूरत रिदम। लाखों कहानियों का अमीन। इस गिड़गिड़ाहट में आहें और सिसकियां भी सुनाई देती हैं। बिछड़ने वालों के गम के अफसाने, जिन्हें यह गिड़गिड़ाहट मीलों दूर फेंक देती है, और उनके अंगड़ाइयों भरे कहकहे भी, जिन्हें इस गिड़गिड़ाहट के साथ अपनी महबूब हस्तियों के आने का तस्वुर होता है। उस वक्त इस गिड़गिड़ाहट में माजी उभर रहा था, शोर उभर रहा था, तस्वीरें नजर आ रही थीं और वक्त गुजर रहा था। फिर ये तस्वीरें तारीख हो गईं, आंखें बंद हो गई थीं। सुबह हो गई, ट्रेन की ब्रेकें लग गईं, शोर उभर रहा था। ज़बरदस्त रेलवे स्टेशन था, बहुत बड़े शहर का। ट्रेन खाली होने लगी। मैं भी नीचे उतर गया। भूख लग रही थी। एक ख्वांचा फरोश के सामने जा रुका। पूरी भाजी बेच रहा था, उससे पूरियां खरीद कर खाईं। पानी पिया और रेलवे स्टेशन से बाहर जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा।